ये आपने ना अपने पास रखनी है। हमने जो पूरा सेल टैक्स पढ़ा है ना, पूरा सेल्स टैक्स, ये सिर्फ 4 पेजेस है। ये जो 4 पेजेस है ना, क्योंकि अभी प्रिंट भी नहीं निकलेगा, ये कल आपको हैंड ओवर, कल क्लास अगर हुई तो कल, अगर मंडे को ये हैंड ओवर कर दूंगा। आपको सेल्स टैक्स में पूरे के पूरे नंबर लेने के लिए जो हमने सारा पढ़ा है वो तो पूरा ठीक है, लॉजिकली कंसेप्टली सब कुछ याद करना पड़ता है, लेकिन आपको सेल्स टैक्स में 30 में से 30 नंबर लेने के लिए ना सिर्फ ये 4 सफ़े याद रखने हैं, नथिंग मोर देन डैट। इसमें से आप कोई भी सवाल कर लें, कोई भी क्वेश्चन पकड़ लें पास पेपर का, 100% इन जो हम चीज़ें पढ़ेंगे इसी में से क्या हो रहा होता है वो पूरा हो रहा होता है। अब इसकी लॉजिक्स जो हैं वो हमने सारे डिस्कस कर ली हुई हैं, क्या है क्या नहीं है, किस तरह से है किस तरह से नहीं है। अब हमने क्या करना है, ये चीज़ें हैं ना, मतलब सेल्स टैक्स में इतनी डेफिनेशन हैं, इतने रूल्स हैं, इतनी प्रोविजंस हैं, जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो हमारी कौन सी हैं, वो सिर्फ ये हैं जो न्यूमेरिकल में आनी है, जो थ्योरी में आनी है, जिससे सारे के सारे पास पेपर हो रहे होते हैं, वो सारी हमारे पास ये है। अब इसको डिस्कस करते हैं। जैसे देखें, सारा कुछ आप पढ़ के आए हुए हैं, आपका रिकॉल भी हो जाएगा पूरा सेल्स टैक्स और रिवाइज भी हो जाएगा। रेट हमारा क्या सेल्स टैक्स का 18% है, पेपर में गिवन होता है। अगर हम गुड्स रजिस्टर्ड पर्सन को बेचें, ड्राइंग्स करें या एम्प्लॉयज़ वगैरह को भी गुड्स दें, तो रेट जो सेल्स टैक्स रेट है वो क्या होगा, चार्ज हो रहा होगा। किसके ड्राइंग्स के ऊपर हम सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करते, मतलब कौन सा ऐसा पर्सन है जिसकी ड्राइंग्स होंगी तो सेल्स टैक्स चार्ज होगा, मैन्युफैक्चरर है। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर ड्राइंग कर रहा है, कोई होलसेलर ड्राइंग्स कर रहा है, कोई रिटेलर ड्राइंग कर रहा है, उसके ऊपर हम ये चार्ज नहीं करेंगे। सिर्फ किसके लिए है ये, मैन्युफैक्चर के लिए। ये हमने रूल क्लियरली पढ़ा हुआ है। उसके अलावा ये रेट 4% है कि अगर हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करते हैं तो हम कितना टैक्स चार्ज करते हैं, 4% चार्ज जो है फर्दर टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं। फिर उसके एक्सेप्शंस क्या थे, किन किन के ऊपर चार्ज नहीं होता, एंड कंज्यूमर्स के ऊपर, थर्ड स्केड्यूल आइटम्स के ऊपर, वो कुकिंग ऑयल, एडिबल्स ऑयल, स्प्रिंग मैट्रेसेस वगैरह हो गए वो। उसके अलावा वाइट क्रिस्टलाइन शुगर होगी, सप्लाइज टू गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इन सब के ऊपर ये चार्ज नहीं हो रहा होता। ऐसे ही था। अब ये वाले 2 पॉइंट हैं न्यूमेरिकल्स में, यही वाले 2 पॉइंट जो हैं वो आ रहे होते हैं, यही इस्तेमाल होते हैं। बाकी चीज़ें सिर्फ जो हैं ये किसके पर्सपेक्टिव में है, ये हैं सिर्फ और सिर्फ रीड करने के लिए कि हमारे पास कुछ ऐसी आइटम है जिसके ऊपर टैक्स हमारा कम चार्ज हो रहा होता है। वो है 8 स्केड्यूल की, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, एग्रीकल्चर मशीनरी है। अब ब्लू बैंड के ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो 10% चार्ज होता है। आप कोई जाके टेट्रा पैक का जूस लेंगे उसके ऊपर GST 18% है। अगर आप कोई फ्लेवर्ड मिल्क लेंगे उसके ऊपर जो रेट है वो कितने हैं, 10% है। तो ये कुछ आइटम्स होती हैं, ये हमारे सिलेबस का पार्ट इतना नहीं है। फिर इंपोर्टर हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक कमर्शियल इंपोर्टर होता है और एक दूसरा कौन होता है, नॉन कमर्शियल इंपोर्टर होता है। जो नॉन कमर्शियल इंपोर्टर होता है, जब वो इंपोर्ट करेगा तो वो 18% टैक्स भी पे करेगा, साथ 3% वैल्यू एडेड टैक्स भी पे करता है। वो इसलिए पे करता है, ये कंडीशन होती है कि मैं इंपोर्ट करके आगे बेचूंगा ही, खुद इस्तेमाल नहीं करूँगा, बाद में वो रिकवर हो जाता है। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक इंपोर्ट पे 5% टैक्स होता है। मोबाइल फ़ोन की एक्टिवेशन, सिम्स वगैरह के ऊपर भी टैक्स जो है वो चार्ज हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल एक सिम एक्टिवेट होती है, उसके ऊपर सिम कंपनी जो है गवर्नमेंट को 250 रुपया फिक्स टैक्स पे करती है। मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर वेरियस हैं, स्लैब्स पे फॉल कर रहे हैं। अगर इतने डॉलर का मोबाइल होगा तो 250 रुपया है, 750 रुपया है, 4000 है। PTA टैक्स की बात नहीं कर रहा, वो अलग है। एक है जो आपने सेल्स टैक्स पे करना होता है मोबाइल फ़ोन के एक्टिवेशन के ऊपर, वो भी कंपनी, ये कंपनीज पे कर रही होती हैं, ये हम नहीं पे कर रहे होते। उसके बाद इनपुट टैक्स कौन क्लेम कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही क्लेम कर पाता है, ये हमने पढ़ा था। और क्लेम करने के लिए 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से, इनवॉइस, अगर लोकल परचेजेस किए तो इनवॉइस जिसके ऊपर नाम, NTN नंबर सारा आपका लिखा होना चाहिए। अगर इंपोर्ट किया तो गुड्स डिक्लेरेशन, और अगर ऑक्शन में ली है तो ट्रेजरी चालान होना चाहिए। ये 3 चीज़ें। फिर हमने इसकी एक्सेप्शन भी पढ़ी थी, वो एक्सेप्शन हमने क्या पढ़ी थी बताएं, वाहिद बिजली का बिल था जिसके ऊपर आपका नाम, आपका NTN नंबर ना हो तो आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, NTN क्लेम कर सकते हैं और सेल्स टैक्स क्लेम कर सकते हैं। शर्त क्या थी कि उस बिजली के बिल को हमने क्या करना होता है, डिक्लेयर करना होता है। बताते हैं, जब हम रजिस्ट्रेशन के पर्टिकुलर्स पढ़ के आए थे तो उसमें हम बता देते हैं कि यार ये चीज़ है और हमने इस तरह से क्या करना है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं, हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है।
उसके बाद जो बायर है उसने टैक्स पे भी करना है, सामान लेके आया टैक्स पे कर देगा। अगर इनपुट टैक्स आपने क्लेम कर ली है और उधार पे चीज़ें ली हुई हैं तो पेमेंट कब तक करनी है आपने? 180 डेज़ में करनी है। अगर 180 डेज़ में पेमेंट कर दो कोई मसला नहीं है। अगर 180 डेज़ लैप्स हो जाएं तो जो हमने इनपुट टैक्स क्लेम किया होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा, वो हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब पेपर में ये जो ब्रैकेट में लाइन लिखी है, जब हम सवाल करेंगे कि एग्जामिनेशन में ना हमने देखना होता है पेपर में बैठ के कि 180 डेज़ कब कंप्लीट हो रहे हैं। अब सवाल उसने दिया हुआ है फॉर एग्जांपल आपको अगस्त आपके हाँ आपको सवाल आएगा जिसमें मंथ होगा आपका फरवरी 2024। अगर 180 डेज़ इससे पहले कंप्लीट हो गए, मतलब अगर जनवरी में कंप्लीट हो रहे हैं 180 डेज़ या दिसंबर में हो रहे हैं, तो रिमेंबर हम सवाल में इस पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, बिकॉज जिस महीने में 180 डेज़ कंप्लीट हुए हैं ना उसी महीने में उसका रिवर्सल हो जाता है। अगर सवाल में गिवन है और 180 डेज़ हमारे कंप्लीट हो रहे हैं जाके मार्च में या अप्रैल में, तब भी हम कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं लेंगे पेपर के परस्पेक्टिव में। पेपर में देखना कि सवाल किस महीने का है? फरवरी का है। अगर फरवरी के महीने में वो हो रहे हैं तो फिर ही हम क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट लेंगे, फिर हम इसको ऐड बैक या रिवर्स कर रहे होंगे। तो ये चीज़ जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि इस तरह लेके चलना है, इस तरह लेके नहीं चलना। तो जो टैक्स पीरियड होगा रेलिवेंट, हमने उसी में क्या करनी होती है, एडजस्टमेंट जो है वो करनी होती है। फिर टाइम ऑफ सप्लाई हमारी क्या होती है जिसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा, वो क्या है? व्हेन गुड्स अवेलेबल और डिलीवर व्हिचएवर अर्लियर। इसका मतलब एडवांस टैक्सेबल नहीं है, एडवांस के ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स हम चार्ज नहीं कर रहे होते। उसके बाद वैल्यू सप्लाई क्या होती है? एक प्रॉफिट डेफिनेशन जो पढ़ी डेफिनेशन वैल्यू सप्लाई की, वो क्या है? वो वैल्यू जो मैन्युफैक्चर फिक्स करेगा, तमाम फेडरल ड्यूटीज़ तमाम प्रोविंशियल ड्यूटीज़ शामिल होंगी एक्सेप्ट सेल्स टैक्स। यही हमने पढ़ी डेफिनेशन पढ़ी थी ना, तो वही इक्वेशन लिखी हुई है। अगर आपको इक्वेशन भी याद रह जाती है वाली और अगर आप अंग्रेज़ी में लिख देते हैं आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। वही होती है वैल्यू फिक्स बाय मैन्युफैक्चर ड्यूटीज़ इंक्लूड ऑल प्रोविंशियल ड्यूटीज़ एक्सेप्ट सेल्स टैक्स। तो ये किसकी डेफिनेशन है? हमारी वैल्यू सप्लाई की। 2 नंबर की आएगी, 2 नंबर का डेफिनेशन पेपर में आती है। सिर्फ यही लिखा होगे ना, मतलब इसको टेक्स्ट में लिखा होगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। उसके बाद अगर आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाए तो कितने टैक्स पीरियड के लिए क्लेम कर सकते हैं? 6 टैक्स पीरियड तक क्लेम कर सकते हैं। और वही अगर आप रिफ़ंड क्लेम करना भूल गए तो आप उसको 1 साल तक क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं। फिर सप्लायर के लिए लाजमी है उसने गवर्नमेंट को टैक्स जो है वो पे किया हो, एक्टिविटीज़ आपकी टैक्सेबल होनी चाहिए, गुड्स आपकी टैक्सेबल होनी चाहिए, आपने इनपुट टैक्स क्लेम करना है, इनवाइस होनी चाहिए, फेक इनवाइस के ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं मिलता, व्हीकल के ऊपर आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, ये हम पढ़ के आए थे। इसके एक्सेप्शन थी, वो था फोक लिफ्टिंग व्हीकल, जो लिफ्टर्स वगैरह होते हैं, हमने क्लियरली पढ़ा था। क्यों? बिकॉज वो लिफ्टर्स वगैरह हैं, हम उनको व्हीकल ट्रीट नहीं कर रहे बल्कि हम उनको मशीनरी का पार्ट बना के रखा होता है। उसके बाद अगर आपने कोई भी वैल्यू पे की है जिसकी अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है तो वो हमने किससे पे करनी है? थ्रू बैंकिंग चैनल। अगर कैश में पे करेंगे तो हम कभी भी क्लेम नहीं कर पाएंगे, हमें पढ़ के आए हैं। फिर हमने इसकी एक्सेप्शन पढ़ी थी, वो क्या थी? यूटिलिटी बिल्स जो हैं या ट्रैवल फेयर्स वगैरह या पोस्टल स्टैम्प्स जितने भी होते हैं, पोस्टल ट्रैवलिंग वगैरह, टीसीएस वगैरह के खर्चे जो होते हैं वो आप कैश में कर सकते हैं, उसके लिए रूल जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा होता। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हाँ, फिर हमने पढ़ा था कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप उनको 1 महीने में कितने सेल्स कर सकते हैं? 10 मिलियन की कर सकते हैं, या एनुअली कितने ही कर सकते हैं? 100 मिलियन की। अगर आप इससे अबव सेल करेंगे, इससे ज़्यादा करेंगे, तो उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा अबव वाली पे। यहाँ पे क्लियरली किसकी बात है? अबव वाले की। देखें, अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया है 13 मिलियन का, अलाउ कितने? 10, हमने एक्स्ट्रा कितना किया? 3। इससे रिलेटेड जो इनपुट टैक्स होगा वो मुझे क्या होगा? वो मुझे डिसअलाउ होगा। तो ये चीज़ जो है वो हमने यहाँ पे देखनी होती है। उसके अलावा क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स जो है एग्जाम के अगेंस्ट हम कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। इनपुट टैक्स को हम प्रोपोर्शनल बेसिस पे क्लेम करते हैं, मतलब हम अपोर्शनमेंट करते हैं। तो हमने देखा था ना, इसको जाके हमने लाजमी करने, तो हम 3 कॉलम मोस्टली बनाते थे। एक कॉलम होता था वैल्यू का, एक होता था हमारा कॉलम
इनपुट टैक्स का, और एक होता था हमारा आउटपुट टैक्स, वहाँ से आ गया अभी। हाँ, मेरा टैक्स मेरी मर्ज़ी। इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स का, ये 3 कॉलम हम बनाते थे। तो यहाँ पे आती थी हमारे पास टैक्सेबल सप्लाईज, और ये कौन सी है, ग्रॉस की नेट बताया था, सेल्स रिटर्न लेस करवाने के बाद लिखनी होती हैं। फिर हमारे पास आती हैं एग्जाम सप्लाईज, ये भी हमारे पास कौन सी आएंगी, नेट। फिर हमारे पास आएंगी ज़ीरो रेटेड सप्लाईज, ये हम लिखते हैं, हमारे पास आ जाती हैं टोटल। इसका भी हमारे पास टोटल गिवन होता है, और इसका भी हमारे पास टोटल गिवन होता है। फिर हम क्या करते हैं, इसको इस पर डिवाइड करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे पास ये आ जाता है, दिस एंड दिस हम कर। तो हम इस तरह से अपोर्शनमेंट कर रहे होते हैं। तो प्रोपोर्शनल बेसिस पे इनपुट टैक्स हमारा कितना क्लेम हो सकता है, मैक्सिमम 90% तक। जो नहीं होगा वो क्या कर देंगे हम, कैरी फॉरवर्ड। या कैरी फॉरवर्ड कोई लिमिट है? नहीं, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। वो लाइफ बॉय है, वो है ना लाइफ बॉय की ऐड, धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। तो कहते हैं बंटी तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? तो ये भी वही चीज़ है कि कैरी फॉरवर्ड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बाद में पकड़े जाओगे कि भाई पागल हो, क्या कर रहे हो, इतना परचेजिंग कहाँ से कर ली है आपने, बेकार सामान खरीदी जा रहे हो। अच्छा, उसके बाद वैल्यूज़ हमारी कौन सी होती हैं, मोस्टली एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स होती हैं, मतलब उस पर सेल्स टैक्स शामिल नहीं होता, हम रेट लगाते हैं। अगर इंक्लूसिव हो तो हम सेल्स टैक्स निकाल सकते हैं। फिर पॉइंट नंबर 23, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट होता है परचेज रिटर्न, क्रेडिट नोट होता है हमारा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न जब भी होगी तो हम हमेशा फेस पे शो करते हैं। डेबिट नोट जो है परचेज रिटर्न, वो हमारी कहाँ होती है, हमेशा वर्किंग में शो हो रही होती है। फिर हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ा था कि अगर कोई आपने इंटरेस्ट के ऊपर चीज़ बेची या मार्कअप वगैरह शामिल है, उसके ऊपर हम कोई किसी किस्म का वो चार्ज नहीं कर रहे होते। मार्कअप के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर, क्रेडिट सेल्स के ऊपर जो प्रीमियम हम चार्ज कर रहे होते हैं, उसके ऊपर सेल्स टैक्स वगैरह अप्लाई नहीं होता। उसके अलावा रिटेल आइटम्स के ऊपर कोई फूडर टैक्स चार्ज नहीं होता, उसका टैक्स जो है वो मैन्युफैक्चर ही पे कर देता है, बाद में रिकवर होता है। उसके अलावा नॉर्मल डिस्काउंट अलाउ होता है। डिस्काउंट क्लेम करने की 2 कंडीशन, बिजनेस कन्फर्मिटी के मुताबिक होना चाहिए कि हर एक को 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, ये नहीं किसी को 8, 10, 12, हर एक को 10%, तो वो अलाउ हो सकता है। उसके बाद अगर डिस्क्रिपेंसी इंडिकेट हो जाए तो उसके ऊपर इनपुट टैक्स हमने पेपर में क्लेम नहीं करना, बट प्रैक्टिकली क्लेम जो है वो इनपुट टैक्स उस पर हो जाता है। उसके अलावा अगर आपने नॉन बिज़नेस यूज़ के लिए गुड्स परचेज़ की हैं, पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स परचेज़ की हैं, उसके ऊपर भी इनपुट टैक्स हम क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने सीमेंट, पेंट, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिक एंड गैस अप्लाइंसेस ली हैं, क्रॉकरी, कटलरी, उसके ऊपर भी हम इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं जिसमें ख़ास तौर पर रिटेल आइटम आती है, उनके इंपोर्ट करना और उसको सेल करना, उस पर टैक्स कितना होता है हमारा, 25% होता है। जो 27 रूल लिखे हुए हैं ना, इन 27 रूल से आपका हर अटैम्प्ट का हर न्यूमेरिकल हो जाता है। आप पास पेपर, अभी हम क्यों कर नहीं रहे, आप पास पेपर कोई भी खोल लें, कोई भी पास पेपर, इन 27 रूल, ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा रूल हो जिससे अबव हो। ओपन चैलेंज है। मतलब न्यूमेरिकल्स में सबसे हमारा मुश्किल न्यूमेरिकल है सीमा एसोसिएट वाला, इस पे हो जाएगा। तो ये 27 लाइनें जो है ना, ये लाइनें अगर आपको याद है ना, तो इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। यही रूल्स हैं जो न्यूमेरिकल्स में बार बार क्या होने हैं, अप्लाई होने होते हैं। ये क्लियर है? तो हमने सारा रिकॉल किया, हमने सारा कुछ यही पढ़ा हुआ है, हमने तफसील में पढ़ा हुआ था, यहाँ पे हम उसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा समराइज वेज में कर रहे हैं। फिर अपोर्शनमेंट हम कैसे करते हैं, ये हमने वहाँ पर टेबल बना लिया है। वैल्यू सप्लाई, इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स, और इस फेज में हमारी क्या हो रही होती हैं, अपोर्शनमेंट हो रही होती हैं। उसके बाद स्केजुअल्स हमने देखे थे। हमारे पास 3rd स्केजुअल है, रिटेल आइटम्स का टैक्स कौन पे करता है, मैन्युफैक्चर पे करता है। फिर 5th स्केजुअल है जिसमें हम लेते हैं रिफंड्स वगैरह। फिर डेबिट और क्रेडिट हमने पढ़ लिया हुआ है कि क्या होता है, किस तरह से होता है, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। ये इसकी ज़्यादातर वो आता है कि बताएं जी डेबिट नोट जो है जो पेपर में मोस्ट कॉमन आस्क क्वेश्चन है इसमें से, वो ये है कि डेबिट क्रेडिट नोट जो है वो क्लेम करना होता है हमने 180 डेज़ में। ठीक है, बताएं वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आप आफ्टर 180 डेज़ भी क्लेम कर सकते हैं, उसके बाद भी। तो सिंपल हमने पढ़ा हुआ है कि अगर टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है किसी भी एडजस्टमेंट से, तो आप उसको आफ्टर 180 डेज़ भी क्या कर सकते हैं,
क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा न्यूमेरिकली। उसके बाद जो एक है ये कॉमन क्वेश्चंस जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। देखिए अगर आप इतना ही याद रख लेते हैं ना थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, इतना ही लिखाते हैं, तो आप एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन से पासिंग मार्क्स निकाल सकते हैं। ये वो मिनिमम क्वेश्चंस हैं जो आपने लिखने हैं। एक है ना बिल्कुल बच्चा जो छोड़ने की हद पे, उसे भी कहो ना ये कर दे तो उसका पेपर पास हो जाता है। जैसे पहला सवाल आएगा, हु इज़ लायबल टू पे सेल्स टैक्स? कौन पे करेगा? सप्लायर, इम्पोर्टर, सर्विस प्रोवाइडर, यही पे करेगा। हम यही पढ़ के आ चुके होंगे। अब इसको इस 3 वर्ड्स को अगर आप सेंटेंस में लिख दोगे तो पूरा सवाल का जवाब हो जाएगा, नंबर पूरे मिल जाएंगे। और जो मैन्युफैक्चर होता है, जो रिटेल आइटम्स में बना रहा होता है, वो भी टैक्स खुद पे कर रहा होता है, बिकॉज वो टैक्स मैन्युफैक्चर पे करता है, बाद में कस्टमर से रिसीव करता है। फिर व्हेन टू पे सेल्स टैक्स, जब इंपोर्ट करते हैं तब सेल्स टैक्स पे किया जाएगा, और जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तब हमारा सेल्स टैक्स जो है वो पे किया जा रहा होगा। उसके बाद है हु इज़ रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। ये सवाल मेरे ख्याल से पास पेपर में कुछ 4 से 5 दफ़ा आया है, 5 नंबर का। ये 5 नंबर का सवाल है। आप बिल्कुल इसी को एज इट इज़ लिखाओगे, आपको 3 नंबर मिनिमम मिल जाएंगे। सेंटेंस में लिख दोगे 4 नंबर मिल जाएंगे। अब किस किस को है, होलसेलर्स होंगे रजिस्टर्ड, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, इन्होंने होना रजिस्टर्ड, मैन्युफैक्चर और जो टियर 1 रिटेलर हैं वो रजिस्टर्ड होंगे। कॉटेज इंडस्ट्री हो गई या जो नॉन स्पेसिफाइड रिटेलर्स हैं, इनको रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर टैक्स रेट चेंज हो जाए तो कौन सा अप्लाई होगा? लोकल के केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई, इंपोर्ट्स के केस में जब गुड्स डिक्लेरेशन होगा तब, अगर गुड्स डिक्लेरेशन एडवांस में प्रेजेंट कर दिया हुआ है तो मैनिफेस्ट, अगर क्लियरेंस नहीं हुई वेयर हाउस से तो 7 डेज़ के बाद जब भी हम क्लियरेंस करवाएंगे जो भी टैक्स होगा उसके मुताबिक क्या किया जाएगा, ये चार्ज हो रहा होगा। तो वो इतना बड़ा जो हमने पढ़ा था ना रूल, ये 3 लाइनें इसको रट्टा मार के एज इट इज़ लिख दो ना, 5 नंबर का सवाल है, 5 के 5 नंबर मिल जाते हैं सिर्फ इस 3 लाइनों में से। ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फिर एक्स्ट्रा टैक्स है, ये एडजस्ट नहीं होता। फिर पेमेंट अगर इन काइंड हो तो जो आपने गुड्स में, फॉर एग्जांपल हम पढ़ के आए थे वैल्यू सप्लाई में, टेस्ट में सवाल भी आया था ये वाला, अगर इन काइंड पेमेंट होती है, आपने एक मोबाइल लिया, कुछ कैश दिया, साथ पुराना मोबाइल दिया, तो जो पुराने मोबाइल की वैल्यू है वो भी हम ऐड करके क्या कर रहे होते हैं, अपनी वैल्यू सप्लाई जो है वो डिटरमिन कर रहे होते हैं। अपोर्शनमेंट हमने पढ़ ली है। गुड डिस्ट्रॉय अगर हो जाए इनपुट टैक्स हम क्लेम नहीं कर सकते, और जो इनपुट टैक्स क्लेम किया होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा, और गुड्स जो हैं वो हमें क्या करनी पड़ेंगी, उसको वो करनी पड़ेंगी, डिस्ट्रॉय करनी पड़ेंगी। वेस्टेज के ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम हो सकता है। इनपुट टैक्स मैक्सिमम 90% तक रिस्ट्रिक्टेड है, और जो हमारे पास फिक्स एसेट्स होते हैं उनका जितना भी इनपुट टैक्स क्लेम हो सकता है। रिफ़ंड 1 साल में कर सकते हैं। बाकी अगर आपने रजिस्ट्रेशन से पहले स्टॉक लिया हुआ है तो 30 दिन के अंदर अगर आप करवाएं रजिस्टर्ड, इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। इंपोर्ट के केस में 90 डेज़ के तक कर सकते हैं। तो ये 4 पेजेस हैं कुल मिला के। ये अगर आपको ये 4 पेजेस भी याद हो जाते हैं ना, मतलब होने चाहिए 4 पेजेस, इसमें सेल्स टैक्स में से आप आराम से 80 से 90% मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं ईजीली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये सेल्स टैक्स का ऑपरेटिंग पार्ट है जो हमने यहाँ पे लेके चलना होता है।